गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले एक फ्रेंच साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर के बारे में जो इसी साल रिलीज हुई है। इस फिल्म का नाम है मेएंडर। IMDb पर इसका रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10 एंड रॉटेन टोमेटोज पर इट्स 83% फ्रेश। इस कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान अंधेरे रास्ते से। बैकग्राउंड में हमें रेडियो की आवाज सुनाई देती है जिस पर न्यूज चल रही थी। कई तरह के न्यूज थे जिनमें पर्टिकुलरली दो न्यूज हमारी अटेंशन ग्रैब करती है। फर्स्टली, हम किसी को कहते हुए सुनते हैं कि उसने आसमान में एक ह्यूज ऑब्जेक्ट को देखा है जिससे ब्राइट लाइट निकल रही थी। एंड सेकेंडली, हमें एक क्राइम रिपोर्ट सुनाई देती है जिससे हमें पता चलता है शहर में 2 लड़कियों का खून हो चुका है एक ही रात के अंदर। हमलावर ने 2 घंटे के गैप में इन 2 लड़कियों को चाकू से स्टैब करके खून किया और फिर पुलिस के आने से पहले ही भाग निकला। इसके बाद हम एक्चुअल फिल्म में एंटर करते हैं। एक लेडी से मिलते हैं जिसका नाम है लीसा। वो काफी डिस्टर्ब्ड लग रही थी। इतने रात गए वो इस सुनसान सड़क के पास बैठी थी। उसे दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखती है तो वो रास्ते के बीचों बीच जाकर लेट जाती है। वो सुसाइड करना चाहती थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। तभी वो गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। अंदर एक एडम नाम का बंदा था जो उसे लिफ्ट देता है। तब तक लीसा का मन भी बदल चुका था। वो एडम से अपना दुख शेयर करते हुए कहती है कि वो मरना नहीं चाहती, बस अपने बेटी से मिलना चाहती है। असल में उसकी बेटी नीना का आज जन्मदिन है मगर वो जिंदा ही नहीं। लीसा उसके मौत के लिए खुद को दोषी मानती है और इसीलिए आज वो सुसाइड करने जा रही थी। हमें ये भी पता चलता है कि एडम का चाइल्डहुड भी काफी डिस्टर्ब्ड था। इवन आज तक उसे नॉर्मल लाइफ कभी मिली ही नहीं। हमें उसके हाथ पर एक क्रॉस टैटू दिखता है और बातों बातों में लीसा रेडियो ऑन करती है जिस पर फिर से वही क्राइम रिपोर्ट अनाउंस हो रही थी। पुलिस को रिसेंट अपडेट मिली है कि किलर एक वाइट मेल है, शॉर्ट हेयर, हाथ पर क्रॉस टैटू है और साथ में वो एक ब्राउन कार ड्राइव कर रहा है। ये रिपोर्ट सुनकर लीसा को समझने में देर नहीं लगती कि एडम ही वो किलर है, लेकिन वो भाग पाई इससे पहले ही एडम गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। शायद लीसा बेहोश हो गई थी। जब उसका सेंस लौटता है वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है। एक बहुत ही छोटा सा चैम्बर लोहे से बना। लीसा का कपड़ा भी चेंज हो चुका था। वो अभी एक रोबोटिक कॉस्ट्यूम पहनी थी। उसके हाथ में एक हेवी ब्रेसलेट था जिसमें लाइट जल रही थी। लीसा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी वो यहाँ कैसे पहुंची। ऊपर से उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसके सामने एक दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक लंबा सा टनल दिखाई दे रहा था जिसमें से उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। लीसा जैसे उस टनल में घुसती है उसके पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है और उसके ब्रेसलेट में 11 मिनट का टाइमर ऑन हो जाता है। लीसा किसी तरह क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रही थी मगर अचानक उसके सामने का सेक्शन बंद हो जाता है। उसे एक बहुत ही नैरो पैसेज से नेक्स्ट टनल में घुसना पड़ता है। इस टनल में कुछ देर क्रॉल करने पर उसे एक डिवाइडर मिलता है। एक रास्ता ऊपर जा रहा था, दूसरा नीचे। लीसा ऊपर वाले रास्ते को चूज करती है लेकिन कुछ ही देर में उसके नीचे का फ्लोर ऊपर उठने लगता है। लीसा दोनों दीवारों के बीच दफन होने ही वाली थी कि उसे नेक्स्ट टनल मिल जाता है। वहां उसे दूर से कोई इंसान लेटा हुआ दिखता है जो असल में एक लाश थी, एक लड़की की। पता नहीं वो कब मरी, उसका शरीर पिघलने लगा था। लीसा को तो देख के ही उल्टी आ रही थी मगर उसे आगे जाने के लिए उस लाश को हटाना ही था। लीसा जब तक उसे हटाकर आगे बढ़ती है तब तक उसका 11 मिनट खत्म हो चुके थे। अचानक टनल में रेड लाइट्स ऑन हो जाती है और सायरन बजने लगती हैं जो क्लियरली खतरे का इंडिकेशन था। लीसा को अपने पीछे एक टनल का सेक्शन ओपन होते हुए दिखता है तो वो जल्दी से वहां जाकर छुपती है। देखते ही देखते वो सेक्शन कांच से सिक्योर हो जाता है और बाकी के टनल में आग बरसने लगती है। लीसा बहुत अच्छे से समझ चुकी थी इन 11 मिनट्स का मतलब। जितना जल्दी वो इस मेएंडर मेस से निकल सके उतना ही उसके लिए अच्छा है। मगर वो निकलेगी कैसे? ये टनल्स तो एंडलेस है। फिर से टाइमर ऑन हो जाता है और लीसा वक्त जाया ना करते हुए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन इस बार टनल की सीलिंग तेजी से नीचे आकर स्पेस आधा कर देती है। अभी तो क्रॉल करने की जगह भी नहीं बची थी तो लीसा किसी तरह खुद को खींचकर एंड तक ले जाती है। आगे पानी था। लीसा को प्यास भी लगी थी तो वो थोड़ा थोड़ा करके उसी पानी को पीने लगती है मगर ऑलरेडी 6 मिनट बीत चुके थे। 11 मिनट कंप्लीट होने में ज्यादा समय नहीं बचा तो वो जल्दी से उस पानी में डाइव लगाते हुए और एक रूम में जा पहुंचती है। इस रेक्टेंगुलर रूम के सीलिंग पर एक होल बना था जिससे अचानक ही तेजी से पानी बहने लगता है। साथ में एक लाश भी, ये भी लड़की की ही थी।
देखते ही देखते पूरा कमरा पानी से भर जाता है और लीसा उसी होल से ऊपर आ जाती है। यहाँ तो टनल्स का भूलभुलैया बन चुका था। लीसा को कोई आइडिया नहीं था उसे कौन सी दिशा जाना है। तभी उसे किसी आदमी के चिल्लाने की आहट सुनाई देती है। कोई मदद के लिए बुला रहा था। लीसा उसी आवाज को फॉलो करके जल्दी से आगे बढ़ने लगती है, मगर अचानक नीचे का फ्लोर खिसकने लगता है और एक ग्रीन कलर की लिक्विड बाहर आती है। ये एसिड था, एक बहुत ही खतरनाक एसिड। लेकिन ये भी लीसा को रोक नहीं पाती। लीसा किसी तरह बैलेंस करते हुए इसे पार कर लेती है। सिर्फ लास्ट में उसका एक पैर एसिड को छू जाता है एंड इमीडिएटली वो जगह जलकर गहरा घाव बन जाता है। दर्द में लीसा तड़प उठती है। लेकिन इसके बाद ऐसे घायल हालत में वो कई सारे और टनल्स को पार करके फाइनली उस आदमी तक पहुंच जाती है, मगर उनके बीच 2 ब्लॉकेजेस थे। इस आदमी की हालत बहुत ही खराब हो रखी थी। उसे देखकर लग रहा था वो बहुत दिनों से इस मेज में फंसा हुआ है और पूरी तरीके से हिम्मत हार चुका है। वो पागलों की तरह लीसा पर चिल्लाने लगता है, कभी सॉरी कहता है तो कभी उसे गाली देने लगता है। इसी बीच 11 मिनट्स पूरे हो जाते हैं और फिर से रेड लाइट्स ऑन हो जाते हैं। उनके बीच के ब्लॉकेजेस हट जाते हैं और एक सेफ सेक्शन खुल जाता है, मगर वहां किसी एक ही जगह थी। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं उस सेक्शन के अंदर रहने के लिए, जिसमें फाइनली लीसा जीत जाती है। कांच का पार्टीशन आके गिरता है उस आदमी के हाथ पर, जो साथ ही साथ कट जाता है और उसका बाकी का शरीर आग में जलकर राख हो जाता है। बट ठीक तभी लीसा को उसके हाथ पर वो टैटू दिखता है, क्रॉस वाला, मतलब वो एडम था। उसी सेक्शन में एक अजीब सी चीज आकर लीसा के घाव का इलाज करती है। जब लीसा उससे पूछती है उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो वही चीज उसे एक विजन दिखाती है, जिससे लीसा को पता चलता है गाड़ी का एक्सीडेंट करने के बाद एडम ने उसे मारने की कोशिश किया था। तभी उसे आसमान पे एक ब्राइट लाइट दिखी, जो डेफिनेटली कोई यूएफओ था, एलियन डिवाइस, और अभी वो फिलहाल उन एलियंस के ही कब्जे में है। लीसा समझ जाती है ये लोग जो भी है एटलीस्ट उसे मारना नहीं चाहते, शायद उसका सर्वाइवल स्पिरिट को टेस्ट करना चाहते हैं। ये एक गेम है, गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ। लीसा को इस मेज को पार करके इस गेम में जीतना है, तभी वो यहाँ से जिंदा निकल पाएगी। लीसा को एडम के कटे हुए हाथ पर कुछ निशान दिखते हैं, डायमंड एंड क्रॉस के, जिनका मतलब वो समझ नहीं पाती। ना उसे वक्त मिलता है, क्योंकि ठीक तभी एक हाई स्पीड फैन उसके तरफ आने लगता है। लीसा जैसे तैसे भागकर एक होल से ऊपर के टनल में जा पहुंचती है और ये हाथ कट कर बिखर जाता है। मगर उस टनल में उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। एक बहुत ही अजीब दिखने वाला क्रिएचर उसे चेस करने लगता है, जो देखने में तो इंसान था मगर जानवरों की तरह घुर्रा रहा था। वो लीसा को मारना चाहता था। शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल। लीसा अपनी जान बचाने के लिए एक नैरो सेक्शन में जा पहुंचती है, जिसे ये क्रिएचर पार नहीं कर पाता और लीसा बच जाती है फिलहाल के लिए। अभी उसके सामने 2 रास्ते थे। लीसा लेफ्ट वाले पर जाती है। अंदर उसे एक व्हाइट चैम्बर मिलता है, जहां उसे अपने अतीत के, अपने बेटी के कुछ ग्लिम्स नजर आते हैं, मगर ये ज्यादा देर स्टे नहीं होता। कुछ ही देर में लीसा को फिर से वो क्रिएचर चेस करने लगता है और इस बार लीसा एक ऐसे टनल में जा पहुंचती है जिसके एंड पर खुले आसमान दिख रहे थे, मगर बीच में था एक बहुत ही शार्प क्रिस क्रॉस वायर फेंसिंग। उसके नीचे से गुजरते वक्त लीसा के पीठ और हाथों पे कई जगह चोट पहुंचती है, बहुत खून बहता है। इसी बीच 11 मिनट भी कंप्लीट हो जाते हैं। वो क्रिएचर तो सेफ सेक्शन में जाकर सेफ हो जाता है, मगर लीसा इन्हीं जंजीरों के बीच फंसकर डर और टेंशन में बेहोश हो जाती है। लेकिन उसे कुछ होता नहीं, क्योंकि आग का गोला बरसने से पहले ही नीचे का फ्लोर हटकर वो एक कमरे में जा पहुंचती है। होश लौटने पर वो देखती है जहां से उसने चलना शुरू किया था, यानी कि क्रॉल करना, वो फिर से उसी चैम्बर में पहुंच चुकी है। दर्द में वो हिल भी नहीं पा रही थी। फिर से वही चीज आती है उसका इलाज करने। इतने फ्रस्ट्रेशन के बीच ना जाने क्यों लीसा के दिमाग में बार बार वो क्रॉस और डायमंड से घूम रहे थे। इनका जरूर कोई मतलब होगा, जो गौर से देखने पर लीसा को समझ आ जाता है। ये निशान असल में एरोज है। कब किस टर्न में जाना होगा उसका डायरेक्शन है। लीसा जल्दी से कुछ एरोज को याद कर लेती है और आगे बढ़ती है। टाइमर फिर से ऑन हो जाता है, लेकिन इस बार लीसा सही दिशा जानती थी और इसीलिए उसे वक्त भी कम लगता है। फाइनली वो उस एसिड वाले टनल में जा पहुंचती है। उस एसिड में डुबोकर वो अपने ब्रेसलेट को काट डालती है, क्योंकि इसके नीचे ही वो एरोज थे। उन्हें फॉलो करते हुए लीसा आगे जाने लगती है। नोटिस करती है कि लास्ट टाइम उसने कई सारे गलत स्टेप्स लिया था,
मगर इसी बीच फिर से वो क्रिएचर उसका पीछा करता है। दोनों एक साथ एक ऐसे इनक्लोज्ड चेम्बर में जा पहुंचते हैं जहां ग्रेविटी काम नहीं कर रही थी। लीसा के लिए खुद को बचाना और मुश्किल हो रहा था, फिर भी वो हिम्मत बनाए रखती है। जैसे ही नेक्स्ट टनल का दरवाजा ओपन होता है वो बाहर भागती है झट से। आगे 2 टनल्स थे। उस क्रिएचर को कंफ्यूज करने के लिए लीसा एक टनल में अपना ब्रेसलेट फेंक कर दूसरे टनल में जाकर छुपती है। ऐसे तो वो बच जाती है, मगर पता चलता है उसे उस टनल में ही जाना है जहां वो क्रिएचर गया है। लीजा आगे बढ़ती है। उस तरफ उसे एक बहुत ही अजीब रेड चेम्बर मिलती है जो बिल्कुल किसी ओवर की तरह दिख रही थी। जैसे माँ के पेट में बच्चा रहता है, यहाँ भी ऐसा ही कुछ था, मगर इंसान का नहीं, किसी और क्रिएचर का। चारों तरफ जेली टाइप खून भरा था। इस सब के बीच लीसा को फिर से वो क्रिएचर नजर आता है जो शायद बेहोश था। 11 मिनट्स पूरे हो जाते हैं और उसके रेड अलार्म से ये क्रिएचर जाग उठता है। वो सेफ सेक्शन भी खुल चुका था जहां लीसा आगे जाकर घुसती है, लेकिन इस क्रिएचर को भी जिंदा रहना था तो वो लीसा पर हमला कर देता है। लीसा अपनी पूरी ताकत से उसे बाहर धकेलती है, जिससे उसके गर्दन टूटकर उसकी मौत हो जाती है। मतलब एक खतरा तो टला, अब इसके आगे क्या है भगवान जाने। लीसा फिर से उस ओवरी को पार करके एक टनल में जा पहुंचती है जहाँ सामने 2 रास्ते थे। लीसा को राइट वाले पर जाना था, लेकिन उसे लेफ्ट टनल में अपनी बेटी दिखती है, नीना। वो लीसा को अपने साथ रहने के लिए कह रही थी। लीसा का मन भी वही कह रहा था, मगर समय बीतता जा रहा था। उसे पता है ये नीना असली नहीं है, सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, एक टेस्ट है उसके विल पावर का। इस समय उसे अपने दिमाग का सुनना चाहिए, दिल का नहीं। तो वो वही करती है और अपने बेटी को अलविदा कहकर राइट वाले टनल में घुस जाती है। हमें पता चलता है लीसा की सोच कितनी सही थी, क्योंकि ये तो नीना है ही नहीं, एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम है जो लीसा के होशियारी दिखाने पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है। इस राइट वाले टनल से जाने पर लीसा को सामने फिर से खुले आसमान दिखता है। लीसा के दिल में उम्मीद जाग उठती है और लीसा तेजी से क्रॉल करने लगती है, लेकिन अचानक बीच में कहीं से 3 ब्लेड्स आ जाते हैं। अगर लीसा गलती से भी इसके नीचे आ गई तो उसका तो खेल खत्म। पहला वाला हर 4 सेकंड में नीचे आ रहा था, तो लीसा उसे झट से पार कर लेती है। दूसरा वाला 3 सेकंड में, उससे भी किसी तरह लीसा बच जाती है, मगर अंत वाला हर 2 सेकंड में आ रहा था। इसे पार करना तो इम्पॉसिबल था, फिर भी लीसा कोशिश करती है, ऑलमोस्ट पार कर भी लेती है, सिर्फ उसकी एक टो कट जाती है। इतने दर्द में भी वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि फाइनली वो यहाँ से निकल तो सकती है। लेकिन उसका ये होप भी टूट जाता है जब उसे अपने सामने खुले आसमान नहीं बल्कि एक स्क्रीन दिखता है, एक इल्यूशन। तभी 11 मिनट्स पूरे हो जाते हैं और रेड लाइट्स ऑन। फ्रस्ट्रेशन में लीसा रोने लगती है। उसने तो वो सब कुछ किया जो उसे करने के लिए कहा गया। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर भी उसने हिम्मत करके दिमाग लगाकर खुद अपना रास्ता बनाया। उसने कर दिखाया, तो अभी उसे जिंदा रहने का हक भी है। ठीक तभी अचानक रेड लाइट्स ऑफ हो जाती है और अलार्म भी। लीसा को एक व्हाइट लाइट दिखती है और उसका शरीर हवा में लेविटेट करने लगता है। एट द फाइनल सीन हम उसे एक झरने के पास देखते हैं। उसके सामने उसकी बेटी नीना भी थी, जो उसे कहती है इस खेल में उसके शरीर की कई बार मौत हो चुकी है, लेकिन फाइनली उसने इस गेम को जीत ही लिया, तो अभी वो आजाद है। कैमरा जूम आउट होता है और हमें इस जगह की एक वाइट पिक्चर मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये पृथ्वी तो है ही नहीं, कोई और प्लेनेट है। दोस्तों, ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब आखिर था क्या। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें रेडियो पर एक न्यूज सुनाई दी थी किसी ह्यूज ऑब्जेक्ट के बारे में। लीसा को भी वही सेम लाइट दिखी थी, तो मुझे लगता है कि शायद लीसा को एलियंस ने अबडक्ट किया था। अपने बेटे के बिना वो जिंदा तो रहना नहीं चाहती थी, मगर मौत भी उसे मंजूर नहीं थी। इवन जब एडम ने उस पर हमला किया, उसने अपने बचाव में एडम को मारकर बेहोश कर दिया। मतलब लीसा के अंदर किसी भी सिचुएशन को फाइट करने की, जिंदा रहने की अर्ज बरकरार थी। इन एलियंस को ऐसा ही इंसान चाहिए था। शायद वो ह्यूमन बीइंग के एक्सट्रीमिटी को जानना चाहते थे कि जिंदा रहने के लिए वो क्या क्या कर सकता है। उन्होंने एडम को भी उठा लिया, क्योंकि उसने भी अपने लाइफ में काफी सारे डिफिकल्टीज का सामना किया था, लेकिन उनके बनाए गए मेज में वो फंस गया। सालों तक घूमता रहा और एट लास्ट हिम्मत हार गया। बदले में उसे मौत मिली। लीसा को नहीं पता, मगर शायद लीसा ने भी उस मेज में कई साल गुजारी हैं, क्योंकि वहां समय का तो कोई पता ही नहीं चल रहा था। शायद उसे भी कई बार मरना पड़ा। शायद उसके रास्ते में आने वाले वो लाशें उसकी ही थी, मगर इन एलियंस ने उसे तब तक जिंदा रखा जब तक वो गेम को जीत नहीं पाई। और जब फाइनली वो बाहर निकली तो उसे उसके जीवन के मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट, उसकी बेटी लौटा दी गई।
हमें उसके कान के पीछे कुछ कोट्स नजर आते हैं। इसका मतलब शायद वो इस प्लेनेट का परमानेंट रेजिडेंट बन चुकी है। उसके शरीर से सारे घाव भी भर चुके हैं, इवन उसका पैर भी ठीक हो चुका है। मतलब शायद वो अभी इस प्लेनेट में एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकती है। शायद एडम के साथ भी यही होगा। उसे उस टनल में एक नया जीवन मिलेगा और एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। उसे सिर्फ हिम्मत करके अपने दिमाग को यूज करना है और उसे भी लास्ट में उसके पसंदीदा गिफ्ट से कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा। द एंड। दोस्तों आई नो ये कहानी थोड़ी सी लॉजिकल है, बट बेसिकली इसमें लॉजिक नहीं, सर्वाइवल को हाईलाइट की गई है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे लीसा की फाइट बहुत पसंद आई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।